परी ने बनाया जादुई स्नोमैन। दिसंबर की धूप में सुनीता अपने परिवार के साथ शिमला घूमने के लिए जाती है। सुनीता बहुत दिनों से शिमला घूमने की योजना बना रही थी। इस बार सुनीता के पिता नरेश की काम से छुट्टी थी, तो उसने अपनी बेटी को घुमाने के लिए शिमला जाने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी निर्मला और बेटी सुनीता के साथ शिमला की ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही ट्रेन शिमला पहुंचती है, सुनीता बाहर देखती है कि बर्फ ही बर्फ गिर रही है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो देखो बाहर बर्फ पड़ रही है, मुझे बाहर जाना है, मैं बर्फ को हाथ लगाना चाहती हूँ। नहीं बेटा, हम ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम बस पहुँचने ही वाले हैं, फिर तुम वहाँ पर बर्फ को हाथ लगा सकती हो, बस थोड़ी देर और। सुनीता अपनी माँ की बात मान लेती है और शिमला पहुँचने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर में वो शिमला पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद नरेश अपने लिए एक होटल में कमरा बुक करता है और तीनों वहीं ठहर जाते हैं। बाहर बहुत ठंड थी। होटल के वेटर गर्मा गर्म खाना ले आते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग आराम कर लेते हैं। माँ, अब तो हमने खाना भी खा लिया है, चलो हम बाहर स्केटिंग करने चलते हैं। हाँ हाँ बेटी, जरूर चलेंगे, लेकिन देखो अभी अभी खाना खाया है, थोड़ा आराम करने दो। वैसे भी हम यहाँ 4 दिन और रुकने वाले हैं, तो आज हम आराम कर लेते हैं, कल से जहाँ तुम बोलोगी वहाँ चलेंगे। सुनीता के माता पिता सफर करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वो बहुत जल्दी सो जाते हैं। सुनीता को नींद नहीं आती और वो खिड़की से बाहर झांकती रहती है। रात के समय बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सुनीता का मन था कि वो जाकर बाहर बर्फ से खेले, पर होटल से अकेले बाहर जाना मुमकिन नहीं था। जब उसे नींद आती है तो वो सो जाती है। अगली सुबह उठकर सुनीता और उसका परिवार गर्मा गर्म नाश्ता करता है और उसके बाद सुनीता अपने माता पिता के साथ बाहर शिमला घूमने के लिए जाती है। सुनीता का स्केटिंग करने का बहुत मन था, इसलिए सुनीता के पिता नरेश बाहर किराए पर स्केट्स ले लेते हैं और सुनीता के पैरों में पहना देते हैं। सुनीता पहले तो खड़ी नहीं हो पा रही थी, पर धीरे धीरे वो स्केट्स चलाना सीख जाती है। सुनीता बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तभी सुनीता की माँ सुनीता को आवाज लगाती है, सुनीता बेटा चलो, हम सभी लोग पहाड़ पर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। सुनीता भी अपने माता पिता के साथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक घोड़ा गाड़ी कर लेती है। वो घोड़ा गाड़ी सुनीता और उसके परिवार को पहाड़ पर लेकर जाती है। पहाड़ पर बर्फ एक के ऊपर एक जमती जा रही थी। धीरे धीरे दिन शुरू हो रहा था, सूरज सर पर आ गया था। पहाड़ की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और अचानक से पहाड़ से बर्फ पिघल जाती है, जिससे वो घोड़ा गाड़ी पहाड़ से नीचे जाकर गिरती है। सुनीता तो किसी तरह से बच जाती है, लेकिन सुनीता के माता पिता की बर्फ में दबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सुनीता को उसके माता पिता कहीं नहीं मिलते, तो वो शिमला के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस सुनीता के साथ आकर पहाड़ से गिरे हुए बर्फ को हटाने लगते हैं। तब उसमें सुनीता के माता पिता मिलते हैं। बहुत देर हो गई थी, उन्हें बचाना मुश्किल था। हॉस्पिटल जाने के बाद ये पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। सुनीता बहुत छोटी थी, वो बहुत ज्यादा रोती है। पुलिस वाले मिलकर सुनीता के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं और सुनीता को उसके होटल छोड़ आते हैं। अब सुनीता का इस दुनिया में कोई नहीं था। सुनीता वहीं होटल में रहने लगती है और वहाँ पर लोगों के लिए काम करती है, जिसकी वजह से उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। इस तरह सुनीता का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है, पर बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। सुनीता को अपने जीवन में किसी भी चीज की अब चाहत नहीं रही। वो इतनी छोटी सी उम्र में अब बड़ी हो गई थी। सुनीता होटल में आए हुए सभी लोगों की मदद करती थी। एक दिन सुनीता के होटल में एक परी रुकने के लिए आती है। वो परी होटल का एक कमरा बुक करती है। सुनीता परी के लिए खाना लेकर जाती है। परी के पंख ठंड की वजह से पूरी तरह से जम गए थे। ये देखकर सुनीता चिमनी में आग लगा देती है और परी के पंखों को थोड़ी गर्माहट मिल जाती है। सुनीता परी को पीने के लिए गर्मा गर्म सूप देती है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम इस होटल में काम करती हो? हाँ, मैं इसी होटल में काम करती हूँ। आप तो परीलोक में रहने वाली परी हो ना, जो सभी लोगों की मदद करती हो? हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं यहाँ पर घूमने आई थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने ये होटल बुक किया है।
पर अब मुझे ठीक लग रहा है। तुमने मेरी बहुत मदद की। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ शिमला घूमने के लिए आई थी। सुनीता रोते रोते परी को सारी कहानी बताती है। परी को समझ आ जाता है कि कुछ महीने पहले जो पहाड़ बर्फ से पिघलने की वजह से गिरी थी, उसमें सुनीता के माता पिता का देहांत हो गया। ये सब सुनकर परी को बहुत ज्यादा तरस आता है और वो सुनीता से कहती है, सुनीता, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें होटल में काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो अपने घर जाना चाहिए और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। मैं भी अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं है। मैं अकेले वहाँ पर कैसे रहूँगी? परी सुनीता को अपने जादुई शक्तियों से सुनीता को गाँव ले जाती है और वहाँ सुनीता को एक जादुई स्नोमैन बना कर देती है। वो स्नोमैन कोई मामूली स्नोमैन नहीं था, बल्कि वो चलने फिरने वाला स्नोमैन था। ये देखो सुनीता, ये स्नोमैन मैंने शिमला की बर्फ से तुम्हारे लिए बनाया है और ये कोई मामूली स्नोमैन नहीं है। ये मेरी शक्तियों से बना हुआ स्नोमैन है। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे माता पिता की तरह तुम्हारी सेवा भी करेगा। तो मन लगाकर पढ़ाई करना। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये घर, उनकी इतनी सारी चीज यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। परी वो जादुई स्नोमैन सुनीता को देकर वहाँ से परी लोग चली जाती है। अब सुनीता अपने माता पिता के घर में जादुई स्नोमैन के साथ रहने लगती है। वो स्नोमैन कभी नहीं पिघलता है और हमेशा सुनीता के खाने पीने का ध्यान रखता है। सुनीता को अब उसके माता पिता की परछाई में एक स्नोमैन मिल गया था जो उसकी बहुत सेवा करता था। फिर भी सुनीता को कभी कभी उसके माता पिता की याद आ जाती थी और उसे लगता था कि उसका शिमला जाने का फैसला गलत था, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है। सुनीता मन लगाकर पढ़ाई करती है और स्नोमैन सुनीता का बहुत ख्याल रखता है। कभी कभी परीलोक से परी भी सुनीता से मिलने आया करती है और उसे उसके लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां हंसी खुशी से रह रही थी और सभी परियां आपस में मिलजुल कर गरीबों की मदद किया करती थी। परियों की बदौलत सभी गांव वाले हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। परंतु चुड़ैल लोक में भयंकर परी रहती थी जो लोगों की खुशियों से बहुत जलती थी। भयंकर परी गांव वालों के साथ कुछ न कुछ हरकतें करती रहती थी और उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन भयंकर परी अपने दोस्त कमबंद राक्षस को बुलाती है और वह राक्षस परी लोक पर हमला कर देता है। वो परियों की जादुई छड़ी छीन लेता है और उनको रस्सी से बांध देता है। परियों को अपने साथ उड़ाकर भयंकर लोक चला जाता है। अपने आप को इतना असहाय देख परियां बहुत दुखी हो जाती है। अरे अब क्या होगा? ये तो हमें अपने साथ भयंकर लोक उड़ा कर ले जा रहा है। अरे हाँ, इस राक्षस ने तो हमारी छड़ी भी छीन ली है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकती हैं। लगता है अब हमें जिंदगी भर के लिए भयंकर परी की गुलामी करनी होगी। लेकिन तभी सोना परी को नीचे एक बहुत बड़ी झील दिखाई देती है। सोना परी कहती है, सुनो परियां, अगर हमें इस राक्षस के कब्जे से बाहर निकलना है तो हमें नीचे नदी में कूद जाना चाहिए। अगर हम इस समय नदी में नहीं कूदे तो ये हमें उड़ाकर आगे ले जाएगा। ये सुनकर सभी परियां सोना परी की बात मान लेती है और चुपके से सभी परियां नदी में कूद जाती है। ये सारा दृश्य गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, यहाँ तो ढेर सारी परियों की बारिश हो रही है। अरे नहीं, मुझे तो ये कोई शैतानी ताकत का काम लगता है भाइयों। कहीं ये सब चुड़ैले तो नहीं है? अगर हम इनके पास गए तो कहीं ये हमें मारकर खा ना जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। इस तरह गांव वाले परियों की बारिश होते देख वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। गांव वालों को भागता देख राक्षस की नजर परियों को नदी में कूदते हुए पड़ जाती है और वो राक्षस उनके पीछे पड़ जाता है और उन परियों को पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले जाता है। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें सभी परियों को एक एक करके खत्म कर दूंगा और उसके बाद तुम सभी परियों की ताकत मेरी हो जाएगी और मैं बहुत शक्तिशाली राक्षस बन जाऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा।
दूसरी तरफ सोना परी राक्षस की नजर से बच जाती है और वो नदी में तैरकर एक पेड़ के पास पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है। शीतल की नजर सोना पर पड़ती है। शीतल परी की बीमार हालत देखकर उसे अपने घर ले आती है। नदी में बहुत देर तक रहने की वजह से सोना परी को बहुत ठंड लग जाती है और जुकाम हो जाता है। शीतल परी की बहुत सेवा करती है, परी को कपड़े बदलने को देती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़े खिलाती है। परी जी, आपकी ये हालत कैसी हुई? सोना शीतल को सभी बातें बता देती है। उसके बाद सोना परी और शीतल मिलकर बाकी की परियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी शीतल और सोना परी को बाकी परियां कहीं नहीं मिलती। लगता है राक्षस उन्हें कहीं दूर ले गया। पता नहीं सारी परियां कैसी होगी। इतना कहकर सोना परी बहुत दुखी हो जाती है। अब चिंता मत करो परी जी, मैं उन सभी परियों को राक्षस से आजाद कराने में आपकी मदद करूंगी। ये सुनकर सोना परी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद शीतल और सोना परी दोनों घर वापस चले जाते हैं। तभी शीतल अपने घर में रखे हुए एक जादुई छड़ी के बारे में बताती है। परी जी, ये हमारे खानदान की यानी कि पुरखों की बहुत ही कीमती धरोहर है। इस छड़ी में ढेर सारी शक्तियाँ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो राक्षस इस छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ वो राक्षस परियों को मारने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल कटोरे में तेल गरम कर रहा था। अरे नहीं, लगता है ये राक्षस हमें गर्म तेल से भरे इस कटोरी में डालकर हमें जान से मार देगा। लगता है अब हम सबका बचना बहुत मुश्किल है। चलो तुम सभी परियां अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने भयंकर परी का जीना दुश्वार कर रखा है। तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। राक्षस के इतना कहते कहते शीतल और सोना परी वहाँ पहुँच जाती है। राक्षस, उन सभी परियों को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ राक्षस। अंत में बुराई का विनाश होना तय है। बुराई अच्छाई के आगे कभी नहीं जीत सकती है। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। भलाई इसी में होगी कि तुम हमसे माफी मांग लो और हमारी सारी परियों को हमें वापस लौटा दो। शीतल और सोना परी की बातें सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वो आग बबूला हो जाता है। राक्षस शीतल पर हमला कर देता है। तभी शीतल अपनी पुरखों की धरोहर वो जादुई सोने की छड़ी बाहर निकालती है और वो उस छड़ी से राक्षस से लड़ना शुरू कर देती है। कुछ देर तक शीतल और राक्षस में युद्ध चलता रहता है। अंत में शीतल राक्षस को हरा देती है और राक्षस जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो राक्षस मर जाता है, उसकी सभी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सभी परियां उसके कैद से मुक्त हो जाती है और उन सभी परियों को उनकी जादुई छड़ी भी वापस मिल जाती है। उसके बाद सभी परियां मिलकर शीतल को तहे दिल से धन्यवाद करती है। क्योंकि शीतल बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए परी उसको एक तोहफा देती है। शीतल, मुसीबत में तुमने हमारी बहुत सहायता की। इसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सोना परी शीतल को एक जादुई छड़ी देती है। शीतल, क्योंकि तुमने हम सभी परियों को हमारी छड़ी वापस दिलवाई है, इसलिए मैं भी तुम्हें ये जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। इस छड़ी की मदद से तुम लोगों की मदद कर सकती हो। जिस तरह हम सभी परियां गरीबों की जरूरत में मदद करती है, आज के बाद तुम भी उनकी मदद कर सकोगी। लेकिन परी जी, आप ये जादुई छड़ी इतने विश्वास के साथ मुझे कैसे दे सकती हैं? अगर लालच में आकर मैंने कोई गलत काम कर दिया तब क्या होगा? शीतल, कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान लिया है और मुझे पूरा यकीन है तुम एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लड़की हो और तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगी। इसलिए मैं तुम्हें ये छड़ी देना चाहती हूँ। धन्यवाद परी जी, मैं भी आज के बाद आप सभी परियों की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद किया करूँगी। इतना कहकर सभी परियों को अलविदा कहती है और सभी परियां वापस परीलोक चली जाती है। यहाँ पृथ्वी पर शीतल जादुई छड़ी की मदद से गरीबों की सहायता और अपने आगे का जीवन जादुई छड़ी के साथ हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। जूही आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अपने माँ पिताजी के साथ जादू के शो में जा रही थी। वो जादू देखने के लिए बहुत उत्सुक थी जिसे वो आज देखने जा रही थी। जूही ने जादूगर के जादू के कारनामे अपने दोस्तों से बहुत सुना था। जूही ने रास्ते में ही अपने पिताजी से जादूगर के बारे में कई सारी बातें करी। उसके पिताजी भी बहुत खुश थे, पर जूही कुछ ज्यादा ही खुश थी। अब वे सभी सभा भवन में पहुँचे और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। शो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जूही ने उम्मीद की थी। यहाँ का जादू बहुत ही मजेदार था क्योंकि जादूगर बहुत मजा कराया करता था और आज से पहले जूही ने इतने सारे जादू नहीं देखे थे। जूही और उसके माता पिता दोनों ही चकित थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने इतने सारे जादू हो रहे थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। जब शो खत्म हो गया तब वो सभा भवन से चले गए, लेकिन तभी जूही ने देखा कि जादूगर अपनी जादू की छड़ी वही कोने में छोड़ गया है। जूही ने उस छड़ी को उठाया और अपने माता पिता की अनुमति लेकर जादूगर को उसकी छड़ी लौटाने गई। जादूगर भी उस छोटी सी बच्ची जूही से बहुत खुश हुआ। जादूगर ने जूही से वो छड़ी लेकर बोला, धन्यवाद छोटी राजकुमारी। जादूगर ने एक उपहार देते हुए जूही को बोला, यह लो, यह मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। जादूगर ने एक सूट सलवार का जोड़ा जूही को दे दिया। याद रखना, यह एक जादुई सूट सलवार है। इसे पहनकर जो कुछ भी आप मांगोगे वह आपको देगा। जूही बहुत खुश हो गई और उसकी खुशी देखकर जादूगर एक चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, इससे अपनी इच्छा जो कुछ भी तुम इस सूट सलवार से पूरी करवाओगी, बदले में तुम 1 इंच छोटी होते जाओगी। जूही जादुई सूट सलवार पाकर बहुत खुश हुई और जादूगर को धन्यवाद कहा। वो जादूगर से कुछ जादू सीखना चाहती थी, पर उसके माता पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। उसने जादूगर को फिर से धन्यवाद दिया और घर के लिए रवाना हो गई। अगले ही दिन जब घर पर कोई नहीं था तो जूही ने उस जादुई सूट सलवार का उपयोग करने का सोचा। जूही ने अब वो सूट सलवार पहन लिया और आंखें बंद करके और अपने मन में सोचने लगी कि अब वो क्या मांगे। फिर उसने कहा, चॉकलेट। जूही के इतना कहते ही वहाँ चॉकलेट आ जाती है। वो ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने वो चॉकलेट खा ली। उसने चॉकलेट खाकर फिर से और बहुत सारी चॉकलेट मांगी। जूही ने इतनी सारी चॉकलेट्स मांग ली कि उसका पूरा कमरा चॉकलेट से भर गया। अचानक जूही को एहसास हुआ कि उसकी चॉकलेट आकार में बढ़ रही है। वो अपने घर को चारों तरफ से घूम के देख रही थी क्योंकि उसे अपने से सारी चीजें बहुत बड़ी लग रही थी। फिर जूही ने एहसास किया कि वो एक प्लास्टिक की गुड़िया जितनी आकार में बदल गई है। फिर उसने अपनी बिल्ली को अपनी ओर आने से रोका क्योंकि बिल्ली उसके लिए एक बाग जितनी बड़ी थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बिल्ली को पिंजरे में बंद करने की कामना की, पर अब उसने जब अपनी आंखें खोली तो बिल्ली पिंजरे में थी, लेकिन बिल्ली पहले से भी आकार में और बड़ी दिख रही थी। तब जूही को एहसास हुआ कि वो एक चूहे के आकार की जितनी छोटी हो गई है। तभी उसने एक चूहे को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और चूहे को बहुत दूर फेंकने की कामना की, और अब उसने अपनी आंखें खोली तो चूहे को पहले ही बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन जूही अब तक कॉकरोच के आकार की हो चुकी थी। अब जूही को कॉकरोच का डर था। इस समय जूही बहुत चिंतित थी और वो ये नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना है। लेकिन तभी उसके माँ पिताजी घर आ जाते हैं। तब जाकर जूही ने राहत की सांस ली। जूही ने अपने माँ पिताजी को बुलाया, लेकिन उसके माँ पिताजी जूही की आवाज सुन नहीं पाए। उसे जितना तेज हो सकता था वो चिल्लाई, पर उसकी आवाज उसके माता पिता तक नहीं पहुँची। जब उसके माँ पिताजी घर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट देखी, लेकिन जूही घर के आसपास कहीं भी नहीं थी। और जब जूही के माँ पिताजी ने बिल्ली को पिंजरे में देखा तो बिल्ली को पिंजरे से आजाद कर दिया। अब जूही के पापा ने जूही को इन सब के बारे में पूछने के लिए बुलाया। जूही इधर आओ।
लेकिन जूही के माँ पिताजी को जूही कहीं नहीं मिली और फिर बिल्ली ने उन्हें दिखाया कि जूही कहाँ है। बिल्ली उसकी मम्मी को जूही के पास लेकर आती है। तब उसकी मम्मी देखती है कि जूही एक कोने में बैठकर रो रही थी। जूही का आकार इतना छोटा सा देखकर उसके पिता ने अपने हाथ में उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ जूही? जूही ने रोती आंखों से अपने पिता को सब कुछ बताया। जूही और उसके माता पिता तुरंत जादूगर के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ये सब देखकर जादूगर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप इस सूट के 2 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा मेरे पास यहाँ छोड़ दो और एक टुकड़ा दूर नदी में कहीं भी छोड़ दो। फिर कल जूही अपने सामान्य आकार में वापस आ जाएगी। जूही के पिताजी ने सूट को 2 टुकड़े में फाड़ दिया। जादूगर के पास एक टुकड़ा छोड़ दिया और एक दूसरा टुकड़ा घर के रास्ते पड़ने वाली एक नदी पर छोड़ दिया। अगली सुबह जब जूही सोकर उठी तो वो अपने सामान्य आकार में थी और अब जूही को समझ में आ गया था कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।